Hello students, I am back with another video. So far we have studied the issue of shares which were issued for cash, and then we did the issue of shares for consideration other than cash. Today I have come up with a very interesting topic and a very important topic also from the board examination point of view. This is the topic of oversubscription of shares, as you can see on the screen. Oversubscription, when the number of shares applied for is more than the number of shares offered to the public, the issue is said to be oversubscribed. जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी ने इशू किए मार्केट में पब्लिक के लिए 50,000 शेयर्स, और क्योंकि बहुत ही वेल मैनेज्ड कंपनी थी, बहुत ही फाइनेंशियली साउंड कंपनी थी, तो शेयर होल्डर्स का काफ़ी अच्छा उस पर गुडविल थी, इसलिए पब्लिक ने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया और 70,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया. ठीक है, सो 20,000 शेयर से ये सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्राइब होगा. जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो कंपनी के पास, क्योंकि ऑप्शन है, मैंने कहा कि 50,000 शेयर्स मैंने इशू करने हैं और पब्लिक ने अप्लाई किया 70,000 शेयर्स के लिए, तो कंपनी के पास ऑप्शंस हैं. ऑप्शंस कौन कौन से आते हैं? यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. वन इज फुल अलॉटमेंट टू सम शेयर होल्डर्स. किसी को जैसे अगर 50,000 इशू किए, 70,000 आए, तो इसमें से कुछ शेयर होल्डर्स को वो फुल अलॉटमेंट दे देंगे, कुछ शेयर होल्डर्स को वो प्रो राटा मतलब कि पार्शियल अलॉटमेंट मतलब कि प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट देंगे. एक पर्टिकुलर रेशो निकालती है कंपनी, और उस रेशो में, जैसे यहां पर है कि 7 अप्लाइड है लेकिन 5 अलॉटेड है, तो ऐसी रेशो निकालती है कंपनी और उस रेशो में, उस प्रोपोर्शनेट रेशो में शेयर्स को अलॉट करती है. और थर्ड है नो अलॉटमेंट. जब पूरे 50 के 50,000 शेयर्स यहां तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और शेयर्स नहीं बचेंगे, तो वो जो बचे हुए शेयर होल्डर्स हैं या जो एप्लीकेंट्स हैं उनको मना कर देंगे, उनको कहेंगे लेटर ऑफ रिग्रेट, वी आर वेरी सॉरी एंड द सब्सक्रिप्शन इज क्लोज फॉर नाउ. तो इस बार के लिए उन्हें शेयर्स नहीं अलॉट होंगे. तो ये 3 ऑप्शन आपके सामने हैं इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. फर्स्ट इज फुल अलॉटमेंट टू सम शेयर होल्डर्स, सेकेंड इज प्रो राटा अलॉटमेंट टू सम शेयर होल्डर्स, एंड लास्ट इज नो अलॉटमेंट टू द रिमेनिंग शेयर होल्डर्स. ओके, उनको मना कर देंगे. अब इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपके सामने अभी आ रही है स्क्रीन पे. इन दिस केस स्टूडेंट्स, वी हैव टू, बिकॉज देयर आर ऑप्शंस and we have more number of shares which are applied by the public, then we have to offer. So to make things very easy, we have to prepare a working note. The working note which you can see now on the screen, this is a pro rata table. Okay, normally ये जो है इसके 8 कॉलम्स होते हैं. शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट एडजस्टेड, कॉल्स इन एडवांस एंड बैंक. अब क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आपको बोला जाए कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं और उनकी डिफरेंट कैटेगरीज, क्लासिफिकेशंस की जाएं, उस केस में अलग अलग कैटेगरीज बनती हैं, अलग अलग केसेस बनते हैं और वो यहां पर आते हैं. ये है पहला स्टेज, जो है शेयर्स अप्लाई, जो टोटल शेयर्स पब्लिक भेजती है कंपनी में अप्लाई करने के लिए. ठीक है, ये वो यहां पर अलग अलग आते हैं. चाहे एक ही बार में एक क्वेश्चन कहे कि हमने 70,000 शेयर्स को 70,000 शेयर्स अप्लाइड थे, उनको हमने 50,000 शेयर्स बांट दिए, तो 70,000 यहां पर आएगा, 50,000 यहां पे आएगा. और अगर इस 70,000 को कंपनी ब्रेक करती है अलग अलग केसेस में, तीनों केसेस जो हमने बात ओवर की थी कि फुल अलॉटमेंट किसी को दे दिया, ठीक है, नो प्रोराटा अलॉटमेंट किसी को दे दिया और बचे को मना कर दिया, नो अलॉटमेंट कर दिया, तो वो भी कैटेगरी यहां पर आएगी. डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन इंफॉर्मेशन यहां पर आएगा. उसको जितने अप्लाइड थे, जितने अलॉटेड थे. फर्स्ट 2 कैटेगरी जो है वो शेयर्स की हैं. थर्ड कैटेगरी यहां पर आता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. जितने लोग अप्लाई करेंगे शेयर्स के लिए, तो ऑब्वियसली वो लोग एप्लीकेशन मनी भेजेंगे. ठीक है, बिकॉज द वेरी फर्स्ट एंट्री जिससे हम अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, जिससे कंपनी भी अपना बिजनेस शुरू करती है, वो होता है कैपिटल. तो जब सबसे पहले हम एप्लीकेशन की अमाउंट मंगवाते हैं, तो एप्लीकेशन का जो पैसा आएगा हमारे पास, तो उससे हम इन फर्स्ट कैटेगरी शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. सो एप्लीकेशन मनी रिसीव, जो थर्ड कॉलम है, यहां पर आएगा फर्स्ट कॉलम
all the categories or only one category multiplied by the application money which the applicants have sent when they have applied for the shares. एक ही चाहे कैटेगरी हो, चाहे 3 कैटेगरीज हो, चाहे 4 कैटेगरीज हो, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. अभी एग्जांपल करेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको. उसके बाद फोर्थ कैटेगरी है, फोर्थ हमारा कॉलम है एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड. एप्लीकेशन मनी ड्यू भी इसको आप मान सकते हैं कि ये है जब मैंने शेयर्स अलॉट किए, ठीक है, तो उसमें पैसा मैं एडजस्ट करूंगा. जब लोगों ने शेयर्स अप्लाई किया होगा, ठीक है, उसके लिए मुझे पैसे भेजा, उसमें से इन शेयर्स में से जितने शेयर्स मैंने उनको अलॉट करने हैं तो उसका जो पैसा बनेगा एप्लीकेशन पे, जो भी अमाउंट बनेगा वो यहां पर आएगा. सो कॉलम 4 इज बेसिकली कॉलम नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी. Just like we have column number 3, which is column number 1 multiplied by application money. So the people, when they applied, they sent the shares and their money. यहाँ पर आ गया 1 and 3 में. When out of these shares, जब हमने shares allot किए वो यहाँ पर आए सेकंड में, और उसका जितना पैसा आया यहाँ पर आया. अब जब shares स्टूडेंट मैंने कहा कि ज्यादा आए हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पैसा बचेगा. अगर ये एग्जाम्पल जो मैंने अभी लिया शुरू में बात करें कि हमारे पास है 3 रुपए की एप्लीकेशन और 70,000 शेयर्स आए हैं और 50,000 शेयर्स हमने अलॉट करने हैं, तो 70,000 को मैंने 50,000 दिए, करेक्ट. तो 70,000 पे 3 रुपए की मेरी एप्लीकेशन मनी है, तो 3 रुपए के हिसाब से मेरे पास आ गए 2,10,000 रुपए. और इसमें से आउट ऑफ 70,000 मैंने 50,000 शेयर्स बांटे, तो 50,000 इंटू एप्लीकेशन मनी इस 2,10,000 में से 1,50,000 आ गया यहां पर, जो मैं एप्लीकेशन पे मेरा लीगल राइट है, एप्लीकेशन मनी जो ड्यू है. तो अगर 2,10,000 आए और उसमें से 1,50,000 मैंने ही ड्यू करने हैं जो राइटफुल मनी, तो कितना एक्सेस बचा वो यहां पर आएगा. सो कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 4, दैट इज फिफ्थ कॉलम, दिस इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी. इस केस में बच गया वो 60,000. अब इस 60,000 का क्या करेंगे? यू कैन सी 3 मोर कॉलम्स है, ठीक है. अब 60,000 क्या करेंगे? इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन कुछ नहीं कहता कि एक्सेस एप्लीकेशन में क्या करेंगे, या क्वेश्चन क्लियरली बोलता है दैट द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट, ओके, एंड द बैलेंस इफ एनी इज टू बी रिफंडेड. तो जो कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी में से जितना आप अलॉटमेंट पर इन कैटेगरी में, इस कैटेगरी जिसको अपने शेयर्स बांटे हैं, ठीक है, आपने जो शेयर बांटे हैं, अगर अपने कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी बचा, फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्ट होगा अलॉटमेंट. क्लियर? बिकॉज नेक्स्ट स्टेज होता क्या है, कंपनी कहती है कि जो पैसा एक्सेस बच गया हमारे पास, अब उसके 2 ऑप्शन है, या तो उसको रिफंड कर दें, उनको सब शेयर होल्डर्स को बैंक ड्राफ्ट भेज दें बाकी, या फिर वो कहती है कि हम क्यों ना इसको एडवांस में नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए रख लें. नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑब्वियसली वी हैव अलॉटमेंट एज वेल एज द फर्स्ट कॉल, तो वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे या कॉल्स इन एडवांस में उनको एडजस्ट करती है. सो दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो, कि कितना अमाउंट बचा हुआ है हमारे पास, कितना अमाउंट हमारे पास बचा हुआ है जो कि अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, और बाई चांस अलॉटमेंट के बाद अगर बच गया तो वो कॉल्स इन एडवांस में एडजस्ट होगा, ठीक है. एंड स्टिल देयर इज सम मनी विच इज लेफ्ट, तो वो रिफंड हो जाएगा. या क्वेश्चन बोले स्ट्रेट फॉरवर्डली दैट द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी रिफंडेड, तो स्ट्रेट अवे जितना भी एक्सेस पैसा यहां बचा हुआ है वो यहां अलॉटमेंट में या कॉल्स इन एडवांस में एडजस्ट नहीं होगा, वो सीधा बैंक में जाएगा और वो पैसा उनको वापस दे देंगे हम लोग. सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्वेश्चन. सो इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द सरप्लस एप्लीकेशन मनी, or the question states that the surplus application money will be adjusted only on allotment, then students, this surplus application money will be used only for allotment, and by chance if any balance remains, it will be refunded. And if the question specifically states that surplus application money will be adjusted towards allotment and calls, then the surplus application money, ये जो एक्सेस पैसा बचा हुआ है, ठीक है, is transferred to allotment and calls in advance, और बाई चांस कुछ बच जाए तो that money is to be refunded in the bank. ये होता है pro rata table. Now based on this pro rata table we have to pass the entry. The very first entry जो हम करते हैं, we know that this is bank account debit to share application account. This is in front of you on the screen. So the very first entry is bank account debit to share applications account. This is shares applied. So total share जो पब्लिक ने अप्लाई किए, इस जैसे एग्जांपल लिया हमने कि 70,000 शेयर्स अप्लाई किए,
ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन अमाउंट वॉज ₹3। तो 70,000 इंटू 3 यहां पर आएगा 2,10,000 रुपए। क्लियर? नाउ इस 2,10,000 को हमने कैसे एडजस्ट किया इनटू डिफरेंट अकाउंट्स डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन इंफॉर्मेशन दैट डील्स विद द सेकेंड एंट्री। प्रोडाटा टेबल में हमने जो भी एडजस्टमेंट किया था पैसों का वो यहां पर आके शो होता है। ठीक है, जैसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,10,000 टू शेयर कैपिटल। नाउ दिस इज ऑब्वियसली द अमाउंट विच आई कैन राइटफुली adjust on the application amount, okay, which is towards the number of shares which I have to issue to the public. So 50,000 मैंने shares allot करने हैं into application amount that is 50 into 3 1,50,000. As per the table, यहां पर जो फोर्थ कॉलम है इस टेबल का एप्लीकेशन मनी एडजस्ट जो हम देख रहे हो आप स्क्रीन पे, इसका जो टोटल है that comes here. ठीक है, तो वो यहां पर जाता है, this amount goes here. तो in case you become very familiar with the product table, so the total of the fourth column goes into here. Fine. Then to share allotment account, जो भी आपने allotment adjust की है कॉलम नंबर 6 में वो यहां पर जाती है। टू कॉल्स इन एडवांस, तो कॉलम नंबर 7 आपने बनाया एज पर द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है तो वो यहां पर जाएगा, और अगर जो रिफंड किया टू बैंक अकाउंट। सो दिस वे, इस तरीके से आप 2,10,000 जो आपके पास आए थे उसको आप एडजस्ट करते हो। नाउ to further understand this particular prorata and this entire situation, we have a very simple sum in front of you. Question says, S Limited offered 20,000 shares to public, payable ₹3 on application, ₹4 on allotment, ₹3 on first and final call. So 3 plus 4 plus 3, 10 रुपए हो गया पूरे आपके। Applications for 37,000 shares were received. और अलॉटमेंट कैसे की गई, उन्होंने अलग अलग ऑप्शंस दिए। जो ऑप्शन उन्होंने पहले पढ़े थे कि कुछ को हमने फुल अलॉटमेंट दिया, कुछ को प्रोराटा अलॉटमेंट दिया, कुछ को मना कर दिया, वो यहां पर डिवाइड कर दिया डिफरेंट कैटेगरीज में। सो 37,000 को इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया। सो 20,000 हमने शेयर्स ऑफर करने थे और 37,000 शेयर्स हमारे पास आए हैं। एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000 5,000। सो ये है फुल अलॉटमेंट, जिसने 5,000 शेयर्स मांगे हमने 5,000 शेयर्स दिए। एप्लीकेंट्स फॉर 25,000 शेयर्स, उनको हमने 15,000 शेयर्स दिए, और जो बच के लास्ट में 7,000 के एप्लीकेशन उनको हमने मना कर दिया कि वी आर वेरी सॉरी और कि वी आर नॉट लेफ्ट विद एनीथिंग। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हियर। वेरी फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,11,000। ठीक है, इसके लिए हमें जो प्रोराटा टेबल है उसको भी देख लेते हैं इस सम में कैसे बना है। तो गाइज, दिस इज द प्रोराटा टेबल फॉर दिस पर्टिकुलर सम। शेयर्स अप्लाइड, shares allotted, application money received, application money adjusted, X is application money, allotment adjusted। यहाँ कॉल्स इन एडवांस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्वेश्चन में, इसलिए हमने उसको कॉलम नहीं बनाया, और 7th कॉलम बन गया बैंक का, बिकॉज हमें वो क्लियरली बोला गया है कि 37,000 में से 7,000 शेयर्स को एप्लीकेंट्स को मना किया। तो ये इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज बनी। तो 5,000 शेयर्स अप्लाइड, उनको 5,000 शेयर्स अलॉट किए। 5,000 पे 3 रुपए की एप्लीकेशन के हिसाब से मेरे पास आए 15,000 रुपीज यहाँ पर एडजस्ट रिसीव हुए, और इसमें से मैंने फुल लॉक किए, तो दिस इनटू एप्लीकेशन मनी जो है 15,000 यहाँ पर एडजस्ट आ गया। ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी होता है दिस कॉलम माइनस दिस, यहाँ कुछ बचा ही नहीं तो यहाँ पर नील डैश। नेक्स्ट कैटेगरी 25,000 शेयर जिसने अप्लाई किए उन लोगों को मैंने दिया 15,000। अब ये कैटेगरी हमारे पास है प्रोराटा की, पार्शियल अलॉटमेंट की। तो जिसने 25,000 के लिए अप्लाई किया उसको मैंने 15,000 के शेयर्स बांटे। 25,000 पे 3 रुपए की एप्लीकेशन के हिसाब से मेरे पास आए 75,000 रुपीज, और इसमें से 15,000 शेयर्स आउट ऑफ 25 मैंने 15,000 शेयर्स बांटे, और एप्लीकेशन मनी 3 रुपए की है तो मैंने एडजस्ट करूंगा आउट ऑफ 75 45,000 रुपीज। ओके, सो आई एम लेफ्ट विद 75 माइनस 45 30,000 रुपीज। सो कॉलम नंबर 5 इज इक्वल टू कॉलम नंबर 3 माइनस 4। देन इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को, क्वेश्चन साइलेंट था तो मैंने उसको रिफंड नहीं करना था, मैंने उसको नेक्स्ट में एडजस्ट कर दिया। So I adjusted this 30,000 excess money towards allotment and nothing in the bank. Last category जहां पर 7,000 shares applied थे by the public, और मैंने उनको कुछ भी shares बांटे नहीं, कुछ भी मैंने उनको shares allot कुछ नहीं किया, मैंने बहुत बचा ही नहीं था। तो 7,000 में लेकिन जब लोगों के पैसे आया होगा, अब जब उन्होंने अप्लाई किया तो वो हो गया 7,000 को मैंने 21,000 शेयर्स 21,000 रुपीज मेरे पास रिसीव होते हैं इन दिस कैटेगरी, बिकॉज 3 रुपए की मेरी एप्लीकेशन मनी है। तो इस 21,000 को मैंने एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकाला, दिस कॉलम माइनस दिस कॉलम, सो 21 माइनस नील 21,000, और ये अमाउंट सीधा जाएगा बैंक में बिकॉज ये अमाउंट रिफंड होना है। ओके, सो समझने के लिए कॉलम नंबर 3 मतलब ये वाला कॉलम दैट इज
37,000 दैट इज कॉलम नंबर 1 इनटू एप्लीकेशन मनी, तो 1,11,000 जो टोटल अमाउंट मेरे पास आया है। कॉलम नंबर 4 द टोटल ऑफ कॉलम नंबर 2 इनटू एप्लीकेशन मनी, 20,000 शेयर थे, ठीक है, 3 रुपए की एप्लीकेशन, 60,000 रुपए, ये मेरा शेयर कैपिटल का पार्ट बनेगा जो सेकेंड एंट्री में एडजस्ट होगा। और कॉलम नंबर 5 दैट इज दिस कॉलम विच वॉज थर्ड कॉलम माइनस फोर्थ कॉलम, ये होता है मेरे पास डिफरेंस। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। नाउ वी सी कि जो हमारी एंट्रीज कैसे करनी है हम लोग। सो दिस इज द फर्स्ट एंट्री में बात हम कर रहे थे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,11,000, और उस 1,11,000 को हमने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है इन डिफरेंट कैटेगरीज। यहां पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जो यहां पर एप्लीकेशन क्रेडिट हुई थी, अब उसको हमने एडजस्ट करेंगे, ठीक है, तो ये हमने 1,11,000 लिखा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट दिस इज 60,000, जो भी मैंने शेयर्स उनको अलॉट करने हैं 20,000 दैट मल्टीप्लाइड बाय दी एप्लीकेशन मनी 60,000 रुपए। कॉलम नंबर 6 जो हमारा होता है अलॉटमेंट एडजस्टेड टू शेयर अलॉटमेंट 30,000, जो आपने अभी देखा वीडियो में जो बना था टेबल। टू बैंक अकाउंट, ये पैसा रिफंड हो गया, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारी इंस्टॉलमेंट जो नेक्स्ट स्टेज है, जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो है शेयर अलॉटमेंट। मैंने 30,000 रुपीज अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दी। अब नेक्स्ट मैं करूंगा अलॉटमेंट ड्यू, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 80,000 दैट इज 20,000 शेयर्स मैंने अलॉट करने हैं, शेयर्स अलॉटेड इनटू अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट है मेरे पास क्वेश्चन में 4 रुपए की, तो 20,000 शेयर्स मैंने अलॉट करने हैं, 4 रुपए की अलॉटमेंट है, तो 80,000 मैंने ड्यू कर दिया। उनको ड्यू कर दिया, मैंने भेज दिया उनको कि आपके इतने पैसे ड्यू हैं। अब जब वो मुझे पैसा देंगे, सपोज करते हैं सारा का सारा पैसा आ गया, कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो सारा पैसा आ गया। अब 80,000 रुपीज स्टूडेंट्स ड्यू हैं, लेकिन इसमें हम जानते हैं कि 30,000 रुपीज पहले ही हम एडजस्ट कर चुके हैं अलॉटमेंट में। सॉर्ट ऑफ आपके लिए समझने के लिए कि वो उन्होंने एडवांस में ही डाल दिया, जो एक्सेस पैसा बचा था वो अलॉटमेंट में डाल दिया एडवांस में। तो 80,000 रुपए मैंने मंगवाए, 30,000 पहले एडवांस में आ चुका है, एडजस्ट हो चुका है, तो अब कितना आएगा 50,000, 80 minus 30, so bank account debit to share allotment 50,000. So this is the treatment of the pro rata table and different accounts under oversubscription.